नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज कई दिन में हम वीडियो ला पा रहे हैं। कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं ला पाए, उसके लिए आपसे क्षमा मांगेंगे और कोशिश रहेगी कि अभी रेगुलर वीडियो आए। कोशिश ये भी रहेगी कि जैसा कि आपको सभी को मालूम होगा कि 30 अप्रैल तक सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, तो आपका भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लास बंद रहेगी। तो अभी 1-2 दिन में हो सकता है हम कोशिश करें कि एक दिन में 2 या 2 से ज़्यादा वीडियो लाएं, ठीक है। तो ये हम आगे 1 या 2 दिन में हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो उस दिन से 2 वीडियो की कोशिश पूरा करेंगे भाई। दूसरी बात भाई, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी मैसेज आप सभी से मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए भाई, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो किसी भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, ये बात उन सभी के लिए भी है। तथा भाई, मेरी एक अपील है अपने सभी ऐसे भाइयों से जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भाई से मेरी अपील है, छात्रों के लिए जानकारी है तो प्लीज़ ध्यान से सुनें। मैं सभी कोचिंग वाले भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया है कि 30 अप्रैल तक कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहे भाई। अभी आज ही के पेपर की न्यूज़ है कि कुछ जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कुछ छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है जिन्होंने नियमों को तोड़ा है भाई। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भाई कोचिंग चला रहे हैं और किसी भी एक छात्र के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, तो सोचकर देखिए भाई, उस एक छात्र का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं सभी कोचिंग वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कुछ दिन के लिए ऑफलाइन क्लासेस बंद कीजिए। संभव है तो ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, जैसा भी संभव है छात्रों तक पहुंच बनाइए, लेकिन प्लीज़ ऑफलाइन क्लास ना दें। कैरियर का सवाल है छात्रों के का, पूरी ज़िंदगी का सवाल है छात्रों का, तो इसलिए उनका सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कि आप भाई 10 दिन 20 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाकर आप उनको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बढ़वा दें कंपटीशन में, लेकिन भाई याद रखना कि अगर एफआईआर लॉन्च हो गई तो पूरी ज़िंदगी उनको परेशान करेगी। हो सकता है फाइनल सिलेक्शन पर उन्हें प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगी ही प्रॉब्लम। तो प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिए इस मामले में। और सभी छात्रों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी देखिए, जैसे अभी पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं या और कुछ भी काम हो रहे हैं, तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके से आपके खिलाफ कोई भी ऐसी कानूनी कार्रवाई हो जो आपकी सफलता के राह में कहीं भी बाधा पहुँचाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आज का शुरू करते हैं भाई। आज की वीडियो में हम आपके लिए भाई रीजनिंग ला रहे हैं। तो रीजनिंग में देखिए, हमने अभी एक बताया इनपुट और आउटपुट का। कोई अभी मैंने जिस दिन इनपुट आउटपुट बताया, तो उस दिन मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे भाइयों ने अलग अलग चीज़ों की डिमांड रखी। लेकिन मुझे जो लगा, उन डिमांड्स में से जो ज़्यादा डिमांड रही, मैं उस पर आज फॉलो कर रहा हूँ भाई। तो ज़्यादा डिमांड थी सिटिंग अरेंजमेंट वाली। तो सिटिंग अरेंजमेंट में हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, उस चीज़ पर हम मतलब आपके आज फोकस कर रहे हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का आज का वीडियो है रीजनिंग में, बस ध्यान से देखना भाई। अभी जो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम आज को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली बात रहेगी कि जो हम बेसिक बता रहे हैं उस पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो कोई सवाल बचेगा नहीं। तो देखिए भाई, सिटिंग अरेंजमेंट में होता क्या है कि कई बार कहते हैं कि सर्किल में कुछ व्यक्तियों को बैठाना, कई बार कहते हैं कि लाइन में कुछ व्यक्तियों को बैठाना है। तो पहले हम सर्किल की बात करते हैं कि सवाल आ गया कि एक वृत्त में, वृत्त यानी सर्किल में 6 दोस्त बैठे हैं। अब 6 दोस्तों के वो वहां नाम भी दे सकता है, लेकिन हम ABCDEF मान लेते हैं। तो जितने मान लो तो A से उतने तक पहुंच जाना है। 6 बोला तो A से F तक हो गया। अगर मैं 8 बोल रहा हूं तो A से H तक मान लेना भाई, ठीक है। वो तो क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए यहां पर टाइम लगेगा, तो इसलिए आगे से आप हर सवाल में यही मानना। तो एक सर्किल में 6 दोस्त बैठे हैं, ABCDEF, ठीक है। अब सवाल क्या कहेगा, आगे कहेगा कि जो B है वो D तथा E के बीच है, और कह रहा है ये कि A जो है F तथा C के बीच है। अगली लाइन में इसने कहा D
एफ के बाएं हैं, बाएं यानी लेफ्ट में है, ठीक है। अब कह रहा कि ए के सामने कौन है, सी के सामने कौन है, या ई के सामने कौन है, या बी के बाएं कौन है, दाएं कौन है, ऐसा कुछ सवाल बन जाते हैं, ठीक है। किसी के लेफ्ट पूछे, राइट पूछे या सामने पूछे। तो सबसे पहली चीज, जब वो भाई सर्किल में बैठा रहा है, याद रखना मैं सिर्फ सर्किल की बात कर रहा हूं, मैं लाइन की नहीं कह रहा, क्योंकि लाइन का नियम अलग है, सर्किल का अलग है भाई। तो जब वो सिर्फ सर्किल की बात कर रहा है, तो जितने व्यक्तियों की बात कर रहा है सर्किल में, उतने पॉइंट लगा लीजिए, सबसे पहली चीज है। तो 6 व्यक्ति कहें तो हमने एक सर्किल नुमा चीज बना ली, जिसमें 6 व्यक्तियों को यहां पर सेट करना है। एक सर्किल में 6 व्यक्ति बैठा दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बी डी और ई के बीच है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस चीज को ध्यान देना, बी डी और ई के बीच है, तो बी को अगर हम डी और ई के बीच बैठाएं, तो भाई देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे ऐसे बैठाएंगे, बी को डी और ई के बीच बैठाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या ये सही है, या मैं आपसे कहूं कि क्या ये गलत है, तो भाई ध्यान रखने वाली बात ये है, ना तो ये सही है ना ही गलत है। अब ये कहोगे जी ऐसा कैसे हो गया, आप सही भी नहीं कह रहे गलत भी नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूं कि ये 50% ठीक है, 50% गलत है। हो सकता है ये ठीक हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। क्यों 50%? क्योंकि इसने ये कहा है बी डी और ई के बीच है। इस चीज पर गौर करना, बी डी और ई के बीच है, तो बी को डी और ई के बीच रखना, तो हो सकता है डी की बजाय इधर ई हो और इधर डी हो, तब भी तो बी डी और ई के बीच रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 50% ठीक, 50% गलत, 50% चांस इधर है कि डी इधर हो, 50% चांस ये है कि ई इधर हो। अब आप सोच कर देखिए, आपने पहली लाइन में 50%, दूसरी लाइन में 50% चांस ले लिया, तो बच क्या गया? तो बहुत चांस, मतलब रेयर चांस हो जाता है कि आपका ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी कई लाइन बनेंगी। जब 8 दोस्तों को बैठाएगा, 10 को बैठाएगा एक सर्किल में, तो सवाल के में जो चांस है वो और कम होते चले जाएंगे। तो अब इस चीज से पार पाने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले इसी चीज को समझना में आ जाते हैं। तो अब ऐसे सवाल को हमें करना कैसे है भाई, उस पर देखिए। इसने जो कहा उस पर ध्यान दीजिए। हमने कहा कि 6 व्यक्ति हैं, तो एक सर्किल में 6, चाहे तो आप सर्किल बनाकर कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं भाई, ठीक है। अब इसने क्या कहा, बी डी और ई के बीच है, ए एफ और सी के बीच है, तो जहां पर बीच में दे रखा वहां से शुरुआत ही मत कीजिए। शुरुआत कहां से करनी है ये देखिए, क्योंकि पहला व्यक्ति, देखिए याद रखना, सर्किल में आप जब पहला व्यक्ति बैठाएंगे, आप फ्री हो, पहले व्यक्ति को आप यहां कहीं भी बैठा सकते हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति पहले के अकॉर्डिंग बैठेगा, फिर आपके हाथ बंध जाएंगे। तो पहला व्यक्ति सही बैठाना है, बाकी सारे उसी के अकॉर्डिंग बैठने हैं। अब पहले व्यक्ति को आप कहीं भी बैठा दिए, कोई फर्क नहीं है। अब लेकिन पहला किसको बैठाए, ये भी ध्यान महत्वपूर्ण चीज है। तो पहला उसको बैठाइए, शुरुआत वहां से कीजिए जहां लेफ्ट या राइट हैंड का जिक्र है। 90% सवालों में लेफ्ट या राइट हैंड का जिक्र होता है, वहां से शुरुआत कीजिए। अगर लेफ्ट या राइट का जिक्र नहीं है तो फिर तो कहीं से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि लेफ्ट या राइट वाला से ही शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर पूरे में लेफ्ट राइट का नहीं है, फिर तो लेफ्ट राइट वो पूछना ही नहीं चाह रहा, वो तो फिर पड़ोसियों को पूछना चाह रहा है। समझ में आ गया ना भाई? आ जाते हैं। तो कह रहा डी एफ के बाएं हैं, शुरुआत में इसने कहा डी एफ के बाएं हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड के बारे में बोल रहा है, बाकी तो बीच में बता रहा, तो बीच से वाले से नहीं करना, जहां लेफ्ट या राइट के बारे में है वहां से शुरू करना है। डी एफ के बाएं हैं, अब एफ को आप चाहे तो यहां कहीं भी बैठा दीजिए, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है, जो नए हैं उनके लिए ये होता है कि शुरुआत में यहां पर बैठाना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि इनका चेहरा देखिए, हाँ ये बात मैं बताना भूल गया था कि कभी भी अगर वो सर्किल में बैठा रहा है तो उनका चेहरा 90% अंदर माना जाता है। कह रहा कि इस 6 दोस्त सर्किल में बैठकर आग सेक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि उन सभी का चेहरा अंदर की तरफ है। अगर उसने लिख ही दिया कि 6 दोस्त हैं सर्किल में बैठे हैं लेकिन चेहरा सभी का बाहर की तरफ है, तो ही आप बाहर मानेंगे, वरना अंदर माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि मैंने कहा कि इनका चेहरा अंदर है, तो द बेस्ट तरीका यह है कि आप उसको पहले व्यक्ति को यहां बैठाइए। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट एक है, इसका राइट हमारा राइट एक ही बात है, लेफ्ट राइट एक ही हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर बैठा दिए। बाकी जरूरी नहीं है, आप यहां भी बैठा सकते हो, कहीं भी बैठा सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं, तो इसने कहा डी एफ के बाएं हैं, एफ यहां पर है। जब एफ को यहां बैठाया तो इसका बायां किधर होगा? इधर, इधर बायां इधर दायां, और कह रहा डी एफ के बाएं हैं, तो डी को यहां बैठा दो।
ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं, अब डी और एफ बैठ चुके हैं। अब दूसरी लाइन में दूसरा किसी में भी डी या एफ का जिक्र है तो उससे शुरू कर, बी डी और ई के बीच है, ए एफ और सी के बीच है, कोई से कोई बैठा दीजिए। अब तो अब चाहे तो इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, क्योंकि जिसमें इनमें से कोई सी का जिक्र हो उसको शुरुआत करना। अब तो देखते हैं, बी डी और ई के बीच है, बी जो है डी और ई के बीच है, डी और ई के बीच में बी सिर्फ इसी कंडीशन में हो सकता है, और तो कंडीशन ही नहीं बन रही थी। बी डी और ई के बीच लाना है तो ए को एफ और ये भी हो चुका, ये भी हो, ए एफ और सी के बीच है, एफ और सी के बीच में ए कब आएगा, जब ए यहां बैठे और सी यहां बैठे। अब हमारे सारे कैंडिडेट जो हैं वो बैठ चुके हैं भाई, ओके। अब देखते हैं, पूछा जाए डी के सामने कौन है, सी है, ए के सामने कौन है, बी है, ई और एफ आमने सामने है, ऐसे भी कह सकते हैं। पूछे कि ए के दाहिने ओर कौन है, सी है, बी के लेफ्ट साइड कौन है, ई है, तो पूछेगा क्या, कौन किसके लेफ्ट है, कौन किसके राइट है, कौन किसके सामने है। एक कंडीशन तो ये बनती है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि भैया यदि बी और सी आपस में स्थान बदल ले, ए और एफ आपस में स्थान बदल ले, या बी और सी आपस में बदल ले, डी और ई आपस में स्थान बदल ले, तो किसके बाएं कौन किसके दाएं कौन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ओरिजिनल बैठाइए, एक बार ओरिजिनल बैठाइए। फिर कह रहा है यदि बी और सी आपस में स्थान बदल लें, बी और सी आपस में स्थान बदल ले, सी की जगह यहां पर आ जाएगा बी और यहां आ जाएगा सी, और ई और डी आपस में स्थान बदले, डी यहां ई यहां, एफ और ए को अनचेंज छोड़ दिया, ऐसा भी बोल सकता है। तो पहले ओरिजिनल को अलग रखिए, दूसरा एक अलग इमेज बनाइए, उस पर आप बना लीजिए किसको कहां बैठाना है। बोलेगा इसकी जगह ये पहुंच गया, इसकी जगह ये पहुंच गया, अब किसके सामने कौन है, किसके लेफ्ट कौन है, किसके राइट कौन है, आपके सामने है भाइयों। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने इसमें क्या सुना है बताया आपको, दो चीजों पर ध्यान रखना। पहली चीज, जब सर्किल में बैठा रहा है तो जितने व्यक्ति बोल रहा उतने पॉइंट लगाइए सर्किल के अंदर, 6 है तो 6 लगाइए, 8 है तो 8 लगाइए। दूसरी बात, दूसरी चीज ये, शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत वहां से करनी है जहां लेफ्ट या राइट हैंड के बारे में बोल रखा है भाई। यहां तक ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो सवाल तो होने शुरू हो गए। याद रखना, अभी मैं लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ सर्किल की बात कर रहा हूं। अभी लाइन पर आएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अभी एक सवाल और ले लेते हैं, अभी हम सर्किल का ही ले लेते हैं। इस बार 8 दोस्त है सर्किल में, ठीक है। अब 8 दोस्त है सर्किल में, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी ए से लेकर एच तक, ओके, ठीक है भाई। तो अब ये कह रहा है इस बार कि बी जो है जी तथा ई के बीच है, बी जी और ई के बीच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी को जी और ई के बीच रखा, ए को डी तथा एफ के बीच रखा, ए को डी तथा एफ के बीच रखा, ई तथा सी पड़ोसी नहीं है, ई और सी पड़ोसी नहीं है, याद रखना, ई और सी पड़ोसी नहीं है, डी जी के बाएं हैं, ठीक है। इतना दे दिया जानकारी, और फिर पूछेगा कौन किसके लेफ्ट है, कौन किसके राइट है, फिर तो कुछ भी पूछ सकता है। आ जाते हैं भाई, मान लिया हमें अब ये जानकारी दी है, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, जितने दोस्त हैं, जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, उतने पॉइंट लगा लीजिए सर्किल में। तो इस बार थोड़ा सा बड़ा सर्किल बना देता हूं मैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। 8 दोस्त, 8 पॉइंट, ठीक है। अब पहली चीज कही हमने, उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लिया। दूसरी चीज क्या कही हमने, हमने क्या कहा कि जहां बीच दे रखा है वहां से शुरुआत नहीं करनी। शुरुआत कहां से करनी है, जहां लेफ्ट या राइट दे रखा है। तो देखते हैं भाई, यहां पर बी जी और ई के बीच है, नहीं करना। ए डी और एफ के बीच है, ये भी नहीं करना। ई सी का पड़ोसी नहीं है, ई तथा सी पड़ोसी नहीं है, नहीं करना। डी जी के बाएं है, शुरुआत यहां से करना है। डी जी के बाएं है, तो कहीं से भी, कहीं पर भी बैठा सकते हो आप इनको, शुरुआत तो। लेकिन मैंने कहा कि ज्यादा अच्छा यह है कि जी यहां बैठाइए, और जी के बाईं ओर डी है, यहां पर डी को बैठाइए, ठीक है। डी जी के बाएं हैं, ओके भाई। अगली लाइन में चलते हैं। फिर कह रहा है, हमने क्या कहा, जब अब दूसरी लाइन को, ये हो चुकी है, इनमें से कौन से को करना है,
उसको करना है जिसमें बी डी या जी का जिक्र हो। देखते हैं बी जी और ई के बीच है, बी जो है जी और ई के बीच है। अब बी को बीच में लाना है तो यहां लाना पड़ेगा और ई को यहां लाना पड़ेगा। बी जी और ई के बीच है, कोई दिक्कत नहीं, बी जी और ई के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए डी और एफ के बीच है, डी और एफ के बीच में कौन है भाई? ए है। डी और एफ के बीच में ए है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ई और सी पड़ोसी नहीं है। अब इसने 2 बताया, अब हमारे पास ए बी डी हो गए हैं, सी गायब है, एच गायब है, सी और एच गायब है यहां पर। और ये कह रहा है ई और सी पड़ोसी नहीं है। ई और सी पड़ोसी नहीं है तो सी को यहां नहीं बैठा सकते, तो सी यहां बैठेगा, ए की जगह बच रही है, तो यहां कौन बचेगा? एच। ठीक है भाइयों, ओके। अब देखिए फिर वही कहानी चलती है, कौन किसके लेफ्ट है, कौन किसके राइट है, कौन किसके सामने है। फिर कहेगा कि यदि एफ और जी आपस में स्थान बदल ले, डी और एच आपस में स्थान बदल ले, ऐसा भी कर सकता है। तो कहीं से 1 या 2 को स्थान भी बदलवाए तो आप उसको भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, सर्किल समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन बताए हैं, बाकी आप अपनी किसी भी रीजनिंग की किसी भी किताब में आप इनको करके देखेंगे भाई, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है, तो लैंग्वेज पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लैंग्वेज भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेन बेसिक तरीका यही है। अब इसका मतलब ये है कि आपने अगर बेसिक तरीका सीख लिया तो कितने भी सवाल बने आप बड़े आराम से बता सकते हैं भाइयों। ठीक है, अब आ जाते हैं लाइन पर, सीधी लाइन में। देखिए, अगर कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पंक्ति में यानी लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, पहली चीज, कुछ सवालों में ये कहता है कि भाई उनका चेहरा आपकी तरफ है, कहीं चेहरा ही नहीं बताता। तो पहली चीज आप ये मान के चलेंगे कि उनका चेहरा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का फायदा ये होता है, अगर आप इधर की तरफ चेहरा मान ले तो होता क्या है कि उससे अगर यहां पर आप दोस्त कुछ को बैठाएंगे तो इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट एक हो जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये कह रहा कि भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, कोई बात नहीं, वो सब बाद की बात है। आप ऊपर की तरफ चेहरा कीजिए, बाद में आप दिशा जानते ही हैं, उसके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या बाकी कहीं भी बैठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, जिससे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, उस पर आते हैं। हमने क्या बताया? हमने बताया कि अगर सर्किल की बात कर रहे हैं तो 6 दोस्त हैं तो 6 पॉइंट लगाइए सर्किल में, 8 दोस्त हैं तो 8 पॉइंट लगाइए, बाद में सवाल कीजिए। लेकिन सिर्फ बहुत जरूरी चीज है, जब लाइन की बात आए, सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, तो कभी भी पॉइंट नहीं लगाना। यह बहुत जरूरी चीज है। अगर आपसे कोई कहे 6 दोस्त पंक्ति में हैं और आपने ये 6 पॉइंट लगा लिए, तो याद रखना आपका ज्यादा चांस है कि आपका गलत होगा, कम चांस है कि आपके ठीक होगा। अब ये कहेंगे जी ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सोचते क्यों, अगर इस पर क्यों पर का जवाब नहीं मिला तो वो गलती करेंगे। आ जाते हैं उसको। देखिए, हमारे पास 6 दोस्त हैं एक पंक्ति में, सर्किल में। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं पहला कौन है, तो आप कहेंगे जी पहला ये है। आप कहोगे जी पहला ये है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट। अंतिम कौन है? अंतिम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे अंतिम। तो सर्किल में जब बैठते हैं, ना तो कोई फर्स्ट होता, ना सेकंड होता, ना थर्ड होता, ना लास्ट होता। इसीलिए सर्किल में हमने शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए जो है डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। अब हम ए को डी और ई के बीच में बैठाएं तो यहां पर डी जो फर्स्ट पर आ गया, लेकिन क्या गारंटी है डी फर्स्ट पर हो सकता है डी सेकंड पर हो, थर्ड पर हो, फोर्थ पर हो, फिफ्थ पर हो, या फिर लास्ट में हो। डी को कहीं पर भी रखा जा सकता है। और ऐसी पंक्ति में हर चीज का एक पर्टिकुलर स्थान होता है। या तो ये फर्स्ट है या ये फर्स्ट है, ये चारों फर्स्ट नहीं हो सकते। या तो ये सेकंड है या ये सेकंड है, ये दोनों और ये दोनों फर्स्ट सेकंड नहीं हो सकते। या तो ये थर्ड है या ये थर्ड है, और कोई थर्ड नहीं हो सकता। तो हर, क्योंकि अब ये कहोगे जी ऐसे कैसे थर्ड है, ये फर्स्ट इधर से फर्स्ट है या ये इधर से फर्स्ट है, तो इसमें पर्टिकुलर स्थान होता है। तो इसीलिए आपको क्या पता कि डी पहले स्थान पर बैठा है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर या छठे पर, नहीं कह सकते। और आपने पहले पर बना दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका 16 से ही 2/3% चांस है ठीक होने का। कितना? 16 से ही 2/3, 83 से ही 1/3% चांस है गलत होने का।
समझ में आ गया? कितने परसेंट चांस ठीक है? 16 सही 2/3%, क्योंकि 6 में से एक चांस ठीक है कि आपने सही बैठाया होगा डी को, और को छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी जो है 83 सही 1/3% चांस है कि आपका गलत हो जाए। तो अंतर समझ में आ गया होगा। अगर 8 दोस्त होते तो आपका सही होने का चांस होता 12.5%, बाकी तो आपका गलत होने का 87.5%। इसीलिए कह रहा हूं भाई, इस चीज को समझिए, ये प्रोबेबिलिटी को समझिए। इसीलिए कह रहा हूं कि जब सर्किल है तो पॉइंट लगाने हैं, बिना पॉइंट के करना ही नहीं है। लाइन है तो पॉइंट लगाने ही नहीं है। यहां तक समझ में आया? ओके। अभी हमने सवाल ही शुरुआत नहीं की भाई। सबसे बड़ी बात यही है कि हम सवाल तब शुरू करते हैं जब आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं। जब आपका ये चीज समझ में आ गया तो अब फिर ये पूछेंगे जी कैसे करेंगे। तो पहले एक सवाल तो बना ले। ये कह रहा है 6 दोस्त पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके। कह रहा है कि डी एफ तथा चलो ए के बीच है। डी एफ और ए के बीच है। फिर कह रहा बी सी तथा ए के बीच है। बी सी और ए के बीच है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सी किनारे पर नहीं है। ठीक है, अभी देखिए इस सवाल में हमने कहीं भी लेफ्ट राइट का जिक्र नहीं किया। जब लेफ्ट राइट का जिक्र नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं, आप कहीं भी बैठा सकते हो। लेकिन कुछ लेफ्ट राइट वाले भी आएंगे। तो पहले कह रहा है, अब क्योंकि लेफ्ट राइट का जिक्र नहीं है तो कहीं से शुरू कर दीजिए। डी एफ और ए के बीच है। डी को एफ और ए के बीच बैठाया गया। अगर लेफ्ट राइट होता तो ध्यान रखना पड़ता है, इधर भी आ सकता था। ठीक है, बिना पॉइंट के। अब याद रखना ये ऐसे बोल रहा है तो बैठा दिया हमने। बी सी और ए के बीच है। बी जो है सी और ए के बीच है। बी सी और ए के बीच है। लास्ट में कह रहा सी किनारे पर नहीं है। अब कौन बचा हुआ? ई बचा हुआ है। अब ई के लिए जगह देखनी थी, या तो इधर आता या इधर आता, या तो ई इधर आता या इधर आता। अगर ये ई को हम इधर रखते तो सी किनारे पर आ जाता ना। तो कह रहा सी किनारे पर नहीं है तो निश्चित रूप से ई किनारे पर इधर आएगा। ओके, अब आपको सारा पता है। एफ डी ए बी सी ई। ठीक है भाइयों, ओके। यहां पर हमने इस सवाल में कोई लेफ्ट राइट का जिक्र ही नहीं किया। अगर लेफ्ट राइट है तो भी मैंने क्या बताया, ऊपर की तरफ मानिए। हाँ, शुरुआत वहां पर लेफ्ट राइट से कर देना जहां लेफ्ट राइट है। तो जैसे देखते हैं। हाँ जी, अब ये कह रहा है 6 दोस्त पंक्ति में बैठे हैं। 6 दोस्त एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं। तो 6 दोस्त सीधी लाइन में बैठे हैं, जिनमें से ये कह रहा है एफ सी तथा ई के बीच है। ए बी के बाएं है। डी ए बी के बाएं है। डी ए तथा ई के बीच। ट्राई करते हैं भाई। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? जहाँ लेफ्ट राइट है। ठीक है, हमने सोचा कि चेहरा ऊपर की तरफ है। चेहरा ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। ए बी के बाएं है। बी यहाँ पर, इसके लेफ्ट साइड इधर हो गया, ए आ गया। ए बी के बाएं है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये लाइन क्लियर। डी ए और ई के बीच है। डी जो है ए और ई के बीच है। डी ए और ई के बीच है, ये भी क्लियर हो गया। यानी हमारा ये भी क्लियर। एफ सी और ई के बीच है। एफ जो है सी और ई के बीच है। एफ सी और ई के बीच है, ये भी क्लियर हो गया। कौन कहां पर है आपको पोजीशन पता, कौन किसके लेफ्ट में, कौन किसके राइट में, ये सब पता चल गया आपको। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सिटिंग अरेंजमेंट सीधी लाइन में और सर्किल में कैसे होता है। ठीक है, संख्या बढ़ाते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज बढ़ा देते हैं, और इससे अलग कुछ नहीं होता इनमें। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है भाई। देखिए, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुछ दोस्तों की बात कर रहा है। ए बी से बड़ा परंतु एफ से छोटा है। डी
सी से छोटा, डी को, चलो एक मिनट, डी सी से बड़ा, डी सी से बड़ा, और कौन रह गया, ई, ई से छोटा है, डी सी से बड़ा, ई से छोटा है, ई बी से छोटा है। इस टाइप के भी सवाल परेशान करते हैं बच्चों को। अब देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए बहुत सारे कहते हैं कि ए बी से बड़ा है, ऐसे बना लीजिए, बी ए ए की लाइन को बी से बड़ा कर दीजिए। ठीक तरीका है, लेकिन परफेक्ट तरीका नहीं है। आपको ऐसे सवालों को करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़, पहली चीज़ समझिए कि जब बड़ा या छोटा बता रहा है, वो उम्र में बड़ा हो सकता है, लंबाई में बड़ा हो सकता है। एक शहर को दूसरे से बड़ा बता सकते हैं, एक छात्र के दूसरे छात्र से ज़्यादा अंक हो सकते हैं। ये ए बी से बड़े का मतलब ये भी कह सकता है कि ए को बी से ज़्यादा अंक मिले, ऐसा भी कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि ए नामक नदी बी नाम की नदी से बड़ी है। या ये कह सकते हैं ए व्यक्ति की बी की व्यक्ति की आय से ज़्यादा आय है। तो ये जो बड़ा और छोटा है, ये किसी में भी हो सकता है, उम्र में भी हो सकता है, लंबाई में भी हो सकता है, इनकम में भी हो सकता है, क्लास में अंकों में भी हो सकता है, शहर की जनसंख्या में भी हो सकता है, शहर के क्षेत्रफल में भी हो सकता है। किसी भी चीज़ में जहाँ कम या ज़्यादा की बात कर रही हैं, तो हमें सिर्फ एक ही तरीका फॉलो करना है। सभी लैंग्वेज बदलती रहेगी, बस तरीका एक ही है। वो क्या है उसको देखिए। आपको ये याद रखना है कि आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि जो बड़ा है वो ऊपर, जो छोटा है वो नीचे। जो बड़ा है वो ऊपर, जो छोटा है वो नीचे। कह रहा ए बी से बड़ा, ई एफ से छोटा है। ए जो है बी से बड़ा है, एफ से छोटा है। ए बी से बड़ा, एफ से छोटा, तो जो ऊपर है वो बड़ा है, याद रखना। एफ से छोटा ए है और ए बी से बड़ा है। क्लियर हो गया? बस ये याद रखना है, लाइन वगैरह मत खींचना। एक बात और, यहां पर मैंने जगह नहीं दी है, लेकिन आपको जो करना है वो क्या करना, उस पर भी आते हैं। जब ए बी से बड़ा, एफ से छोटा है, तो आप थोड़ा सा गैप देंगे। ओके, अभी क्लियर समझना। जैसे मैंने वहां पर लिखा था, ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे? गैप इसलिए देना है कि बाई चांस किसी और को भी बोलने लगे तो आप यहां पर छोटा एक अक्षर तो कम से कम लिख सकें। कई बार सवाल होता है कि आपने बनाया, फिर दोबारा से मिटाकर फिर दोबारा बनाएंगे, टाइम खराब होता है। तो आदत डाल लीजिए शुरू में ही, ठीक है? जैसे मैंने वो बताया, इसलिए बताया कि भाई ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़, जो ऊपर है वो बड़ा, जो नीचे वो छोटा। दूसरी चीज़, गैप देकर लिखना है। कह रहा ए बी से बड़ा परंतु एफ से छोटा है, ठीक है? डी सी से बड़ा, ई से छोटा। अब डी, सी और ई का पता नहीं है, तो अब इस लाइन को तो हमने कर दिया। अब जरूर थोड़ी कि हम पहले इसी लाइन को करें, हमें वो लाइन करनी है जो इनमें से किसी का जिक्र चल रहा है। ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है, तो ई को हम यहां पर रख लेते हैं। ओके, आगे ये भी हो गया। अब डी सी से बड़ा, ई से छोटा है। डी जो है सी से बड़ा है, ई से छोटा है। 6 के 6 बैठ गए। गैप भी रहा, गैप लास्ट तक मेंटेन करना भाई, पता नहीं कहां पर लिखना पड़ जाए, ठीक है? उम्मीद है अब आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा एफ है, सबसे छोटा सी है। ऊपर से अगर आरोही क्रम में लगाएं तो चौथे नंबर पर बी होगा, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लगाएं तो चौथे नंबर पर डी होगा, ठीक है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सारा कुछ आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। ये भी क्लियर है? तो जब भी वो बात कर रहा छोटे की, बड़े की, उम्र में, लंबाई में, पैसे में यानी कि कमाई में, अंकों में, जनसंख्या में, क्षेत्रफल में, किसी भी चीज में, तो आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है। एक बात और, इसमें जैसे अभी ये वही 6 दोस्तों को ही लेकर चल रहे हैं हम कि बी ई से बड़ा, डी से छोटा, बी ई से बड़ा, डी से छोटा है। सी ए से बड़ा, ई से छोटा है। एफ सी से बड़ा है।
एफ सी से बड़ा है, इन्होंने ये कह दिया। अब जब ये कहेगा तो फिर पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस तरह के सवाल बनते। दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। तो पहले बात करते हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूर ध्यान रखने वाली बात है, आप अपना आंसर दीजिए सबसे बड़ा कौन है, फिर आप अपना आंसर दीजिए सबसे छोटा कौन है। आप ट्राई करिए भाई, इसको वीडियो को पॉज करके। ओके, आ जाइए भाई। देखिए, तो अभी हम देखते हैं बी ई से बड़ा डी से छोटा है, तो बी को ई से बड़ा डी से छोटा है, बी ई से बड़ा डी से छोटा है, क्लियर हो गया। सी ए से बड़ा ई से छोटा है, सी ए से बड़ा ई से छोटा है, ये भी क्लियर है। एफ सी से बड़ा है, इसने कहा एफ सी से बड़ा है। तो अब अगर एफ सी से बड़ा है तो देखिए, अगर सबसे छोटा पूछ रहा तो ए हो गया पक्का, लेकिन इसने कहा एफ सी से बड़ा है, तो एफ जो है हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो। एफ के लिए कोई सी भी पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये कोई सी भी पोजीशन खाली है, इस किसी भी कंडीशन में एफ सी से बड़ा होगा। जब इसने कहा सबसे छोटा कौन है तो पक्का ए है, दूसरे नंबर पर छोटा कौन है, पक्का सी है, लेकिन सबसे बड़ा या तो डी है या एफ है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, ऑप्शन दे रखा डी, बी, ई, एफ और कुछ नहीं लिख रखा, तो आप डी बताएंगे इस सवाल में। लेकिन अगर दे रखा है सबसे बड़ा कौन है, पहला ऑप्शन दे रखा डी, दूसरा दे रखा एफ, तीसरा दे रखा ई और चौथे पर लिख रखा डी अथवा एफ, डी अथवा एफ लिखा हुआ है, तो हमें यह तो पता है सबसे बड़ा वैसे तो डी दिख रहा है, लेकिन 1% चांस है कि एफ भी डी से बड़ा हो सकता है, 5% चांस है एफ भी डी से बड़ा हो सकता है, 10% चांस है एफ भी डी से बड़ा हो सकता है, लेकिन चांस तो है और उस चांस को आप रीजनिंग में इग्नोर नहीं कर सकते भाई। इसीलिए या तो डी सबसे बड़ा है, 90%, 95%, 99% चांस डी सबसे बड़ा है, लेकिन 1% या 10% जो चांस बच रहा है उसके को आप इग्नोर नहीं करेंगे। तो अगर ऑप्शन में लिखा हुआ डी अथवा एफ तो आप उसको लगाएंगे। अगर डी अथवा एफ ऐसी कोई जानकारी नहीं लिखी हुई तो आप बेखटके बेहिचक आप डी को लगाएंगे। समझ में आ गया? फिर से बोल रहा हूं मैं, इस सवाल को पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है, 100% ए है, आप ए लगाइए। लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछ रहा, लैंग्वेज यही दे रखी है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, दो तरीके हैं, ऑप्शन ए डी, बी, ई, एफ। अगर ऑप्शन में ये दे रखे हैं, डी दे रखा, बी दे रखा, ई दे रखा, एफ दे रखा है, आप डी ही लगाएंगे, एफ होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डी ही लगाएंगे एफ होते हुए भी। लेकिन अगर ऑप्शन दूसरे तरीके से दे रखे हैं, सिर्फ उस कंडीशन के लिए बता रहा हूं मैं, डी दे रखा है, एफ दे रखा है, बी दे रखा है और लास्ट में दे रखा डी अथवा एफ, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये दे रखा है तो आप इसको लगाएंगे। ठीक है, एक बात और, यहां पर ये नहीं दे रखा, डी दे रखा, एफ दे रखा है, डी अथवा एफ दे रखा है और लिखा हुआ ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे सोचिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। देखिए अगर डी दे रखा है, सवाल वही है, बिल्कुल सेम वही है, इसी चीज पर ध्यान देना है। डी दे रखा है, एफ दे रखा है, डी अथवा एफ दे रखा है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 90% चांस, 95% चांस डी का है, लेकिन 5-7% चांस है एफ ऊपर हो जाए। बी, ई, सी या ए तो नहीं हो सकते सबसे बड़े, ये तो 100% श्योर है। ओके, जब आपको ये 100% श्योर है कि ज्यादा चांस तो डी का, लेकिन कुछ परसेंट चांस एफ का है, लेकिन इन दोनों से अलग कोई नहीं हो सकता, ये पक्का है ना, तो इसलिए आप ये लगाएंगे, चाहे ऑप्शन में ये भी दे रखा है तो। अगर ऑप्शन में ये भी दे रखा है तो भी आप इसी को लगाएंगे भाई। समझ में आ गया होगा? ये बहुत बारीकी की चीजें हैं, ये सवाल को ले डूबती हैं, आपके नंबर को ले डूबती हैं भाई, ये चीजें छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया। सिटिंग अरेंजमेंट में हमने बताया सर्किल में बैठाना है। फिर से रिपीट करता हूं, सर्किल में बैठाना है, जितने व्यक्ति है उतने पॉइंट लगाइए। अगर लाइन में बैठाना है, पॉइंट भूल कर भी मत लगाइए।
सर्किल में बैठाना पॉइंट लगाइए, लाइन में बैठाना पॉइंट भूल कर भी नहीं लगाना भाइयों। जब छोटे और बड़े बनाने हैं, चाहे किसी भी चीज में है, तो जो ऊपर बड़ा है वो ऊपर रखिए, जो छोटा वो नीचे रखिए, कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जब भी बनाए तो बीच में गैप जरूर छोड़े, कभी भी दूसरा व्यक्ति को वहां पर सेट करना पड़ सकता है। बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है ये कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है भाइयों। अब इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ जाती है जिसमें डायरेक्शन और सिटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर कर देते हैं कि भैया 8 दोस्त हैं, 4 इधर बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, आमने सामने मुंह करके, उसका मुंह उत्तर की ओर है, उसका मुंह दक्षिण की ओर है। इस तरह के सवाल बनते चले जाते हैं। सब कुछ आसान होता है, सब कुछ बहुत आसान होता है। अगर आप जब सीधा में बैठा रहा तो पॉइंट नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना है। अपने हिसाब से बैठाना शुरू कीजिए, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक अब ये कहेंगे जी आपने तो इनको इग्नोर कर दिया क्या? क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया भाई, अभी हमने आपको इसका बेसिक बताया है। अब आप सीटिंग अरेंजमेंट के ऐसे सवाल खुद करके देखिए। फिर जब रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग में मैं अभी कुछ चैप्टर्स हैं उनको भी कराएंगे। अगली वीडियो पक्का आपकी जीके की आ रही है, पॉलिटी की जो रह रही है वीडियो उनको लाएंगे हम आपके सामने। लेकिन जब भी रीजनिंग की वीडियो आएगी, मतलब टॉपिक करने के बाद 2-3 टॉपिक जो टफ्स लग रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की डिमांड है, उनको करने के बाद रीजनिंग की मिक्स वीडियो आएगी जब, तो मिक्स वीडियो में अगर सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल कराएंगे तो इस लेवल से ऊपर के सवाल कराएंगे, ये ध्यान रखना। उसके लिए हम स्लाइड में क्वेश्चन लाएंगे जिससे कि पूरा सवाल आपके सामने लिखा रहे, तब आपको समझ में आए। तो उसमें हम अपर लेवल के सवाल उसमें भी करा देंगे मिक्स वाले में। तो अगली वीडियो पॉलिटिकल साइंस की होगी, जीएस से जुड़ी हुई, ठीक है। अगली 2 या 3 वीडियो हम पॉलिटिकल साइंस से लेंगे और कोशिश करेंगे, हो सकता है कि भाई हम पॉलिटिकल साइंस लेकर एक आध बीच में मैथ और हिंदी की एक वीडियो लगाकर उसके बाद पहले पॉलिटिकल साइंस खत्म करने की कोशिश करते हैं भाई हम, क्योंकि कुछ भाइयों की डिमांड थी पॉलिटिकल साइंस को जल्दी कीजिए भाई, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही। एक बार फिर से अपील करता हूँ मैं सभी कोचिंग संचालकों से, सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे कानून की चपेटे में आ जाएं आप, उससे बचना है। और पूरे कैरियर की बात है, पूरी ज़िंदगी की बात है, तो इन चीज़ों से बचना है भाई। सावधानी बरतिए, प्रोटोकॉल का प्रयोग कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोरोना बहुत खतरनाक स्टेज पर फैल रहा है, तो उससे भी बचना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर घर में भी पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनाकर ना पढ़ना है, दूरी बनाकर पढ़ाई करनी है। अगर ग्रुप में बना रहे हैं तो 2 या 3 दोस्त मिलकर पढ़ रहे हैं, दूरी बनाकर मास्क लगाकर पढ़ाई करनी है। और अपने सफाई का, सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखते हुए दूरी बनाकर ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, वरना अवॉइड कीजिए ग्रुप में पढ़ाई करने से भी भाई। आज की वीडियो में भाइयों इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम।